So students, today I will take up this concept of center of mass. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी बॉडी का? अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात डिफाइन करें, सेंटर ऑफ मास व्हाट इट इज, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉडी टेंड्स टू लाई, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास लाई करता है। जैसे देखो, ये पेन मेरे पास है, इस पेन को मैं हाथ पे रखा हूँ तो मतलब कि यहाँ पे कहीं पे टोटल वेट एक पॉइंट पे लग रहा होगा, थोड़ा मैं हटाया तो एक और पॉइंट ऐसे कुछ आ गया, फिर मैं 2 उंगलियों पे कर लिया। इवन आई कैन बैलेंस एट ए सिंगल फिंगर ऑल्सो, तो सिंगल फिंगर पे भी इसको बैलेंस कर लिया, मतलब इसका टोटल मास किसी पॉइंट पे फिक्स हो रहा होगा। थोड़ा और मैं कोशिश करूँ तो इसको सिंगल पॉइंट पे ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि हियर द टोटल मास ऑफ द बॉडी टेंड्स टू लाई, कुछ मास इधर रख गए कुछ इधर रख गए, कोई बात नहीं। तो ये टोटल मास हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी होगी तो किसी एक्सटेंडेड बॉडी का जहाँ पे मास लाई कर रहा होता है सिंगल पॉइंट को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। वाई दिस रिक्वायरमेंट केम कि हमको सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी नो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इक्वल टू एम इंटू ए में अगर हम देखेंगे तो हम फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे जो कि पॉइंट मास नहीं है, force on the rigid body which is not a point mass, where shall I apply that force so that body undergoes in a pure linear motion, केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो, रोटेशनल या और कोई कॉम्प्लेक्स मोशन ना आए। तो जिस पॉइंट पे वो फोर्स लगाया जाए सो दैट इट हैपेंस टू मेक ओनली लीनियर मोशन, दैट पॉइंट at which the force should be applied for any extended rigid body is called center of mass. So sometime this can be the geometrical center ऑफ द बॉडी, कि इसे मान लो डिस्क है तो डिस्क का पूरा मास हम उसके सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं। एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयर आल्सो इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया प्रॉपर्ली तो आई कैन से द सेंट्रॉइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फॉर द स्फीयर, फॉर ट्रायंगल, फॉर द रॉड और स्फीयर बॉडीज हमारे पास एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास पॉइंट आता है, और वहाँ पे जब फोर्स लगाओगे तो बॉडी में केवल लीनियर मोशन होगा, रोटेशनल और अदर इफेक्ट्स दे विल नॉट हैपन। तो ये एक आइडिया हमको बना के रखना है, ठीक है। अब इसकी लेकिन मैथमेटिक्स भी होती है कि सम टाइम मास डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट बी सेम, तब हम क्या करेंगे? तो व्हेन एवर द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल इन पैटर्न, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास जनरली इट शिफ्ट टुवर्ड द हेवियर पोर्शन। जिधर मास ज़्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास क्या करता है? मूव करता है, उसकी तरफ ही शिफ्ट कर जाता है, हेवियर पोर्शन की तरफ, एंड इन द रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। इट हैज़ ए प्रॉपर मैथमेटिक्स how to find that position. Mass can be distributed in a linear body or area wise 2-dimensional body or 3-dimensional body also can happen. तो उसको हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के तरीके से बताते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी टेंड्स टू लाई। कई बार ऐसा भी होगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच भी कर जाते हैं, कि जहाँ पे टोटल वेट ऑफ द बॉडी लाई करी वहीं पे टोटल मास ऑफ द बॉडी भी लाई करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, समटाइम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग भी होते हैं। कोई एक्सटेंडेड बॉडी आ गई तो एक्सटेंडेड बॉडी में जो उसका बड़ा साइज हो गया कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ एंड लाइक दैट, तब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं भी होती हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट स्मॉल साइज मासेस में हम उसको सेम मान भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान हमने कह दिया आई हैव ए मास m1 हियर, और इससे सर्टेन डिस्टेंस अगे देयर इज ए मास m2, तो दिस टू मासेस आर ऑन स्ट्रेट लाइन, मैंने कि दिस इज कनेक्टेड विद द मासेस रॉड, और मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि ये कोई एक्स एक्सिस की वैल्यू है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। 0 0 ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया ना। तो आप जैसे मान लो कि कोई डंबल है या वेट लिफ्टिंग अरेंजमेंट, देयर आर 2 मासेस एट डिफरेंट पोजिशंस, तो हम m1 की दूरी यहाँ से मान सकते हैं कुछ r1, और m2 की दूरी मैं यहाँ पे मान लूँगा क्या? r2। तो पोजिशन वेक्टर दे कैन बी, r1 को मैं x1 भी लिख दूँ, r2 को मैं x2 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज टेकन ऑन दी x एक्सिस, and this line is I am taking as s axis.
इसको आप ओरिजिन मान लो। इनके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दैट वैल्यू इफ आई राइट, दैट विल बी सिंपली m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं m1x1 इफ दे आर 2 पॉइंट मासेस एंड दिस डिस्टेंस, तो आई कैन राइट दिस फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम लोग लिख पाएंगे, करेक्ट। वेयर x1 एंड x2 आर द सेंटर ऑफ मास पोजिशन ऑफ m1 एंड m2। तो मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे x1 एंड x2 आर द सेंटर ऑफ मास positions of m1 and m2। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, कैसे पोजीशन वेक्टर्स, ओरिजिन से कितनी पोजीशन पे है उसको हम लोग कह सकते हैं। और कोई सिंगल पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पॉइंट खुद ही होता है। एक आइडिया आपको ऐसे रखना है, इसके पोजीशन वेक्टर्स मैंने से लिख दिए। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा हमेशा वो एक पोजीशन वेक्टर की बात करेगा। तो ये देखो एक्स सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों मासेस सेम हो जाए, ये बोथ मासेस आर सेम, सपोज आई से m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये दोनों मास वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाती, तब सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या आएगा, देन दिस सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज, आप देखो तो ये हो गया m(x1) प्लस m(x2) डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 में। अब आप m मास को सेम कर लो, तो दिस इज ऑल्सो m, दिस इज ऑल्सो m, तो क्या हो गया देखिए आप, इट इज x1 प्लस x2 बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट आ गया। तो सेंटर ऑफ मास दिस कैन बी मिड पॉइंट ऑल्सो, ये मिड पॉइंट भी बन सकता है अगर हम उसमें ये चीज दोनों मास डिस्ट्रीब्यूशन के आगे सेम आ गया तो, करेक्ट। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखा, अगर इसी में कैसे सेंटर ऑफ मास पोजीशन आएगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कह दिया x1 इज 2 सेंटीमीटर पोजिशन, x2 इज 6 सेंटीमीटर पोजिशन एंड m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू आ गया मान लो 2 kg ईच दे आर लाइक दिस। इसका जो x सेंटर ऑफ मास देखोगे तो क्या होगा 6 प्लस 2 8/2, तो 2 प्लस 6/2 एंड इट इज दिस वैल्यू इज 4। तो 4 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन मिल सकता है। तो दिस आइडिया, दिस फॉर्मेशन वी कैन मेक। ठीक, देखिए सेंटर ऑफ मास पोजीशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला। नेक्स्ट, अगर ये सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन आ रही है अगर नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का, तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसी पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सम टाइम द मास, सेकेंड एग्जांपल आई एम टेकिंग, कि मान लो m1 मास इज 2 kg एंड m2 मास इज 6 kg, ऐसे ले लिया आपने 2 kg एंड 6 kg। एंड अगेन द पोजिशन वेक्टर्स आर, x1 को आप मान लो 2 मीटर और x2 को मान लीजिए आपका 6 मीटर पे है। पोजीशन वेक्टर, दिस आर दी 2 पोजीशन वेक्टर्स x1 एंड x2। अब इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास पोजीशन मुझे देखना होगा, नाउ व्हाट आई विल डू, तो जस्ट सी m1 x1, तो 2 इंटू 2 प्लस यहाँ देखिए क्या हो गया 6 इंटू 6 ओवर टोटल मास द वैल्यू इज, अब आप देखिए इट इज 2 प्लस 6, तो वैल्यू क्या आ गई 36 प्लस 4 40/8, ये 40/8 आ गया। 40/8 को मैं फर्दर का देखता हूँ तो दिस वैल्यू इफ आई कैरी विद 4 तो एक 10/2, तो 40/6, तो 4 10 जा 40 और 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया 5 मीटर, ये आ गया 5 मीटर, समझ रहे आप। तो 5 मीटर का मतलब सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर गया। इसके पहले आपने जो देखा था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा था, वहाँ पे x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अगर मैं देखा था वो क्या गया था 2 प्लस 6/2 और वो क्या गया था 4 मीटर। तो 4 मीटर या सेंटीमीटर की बात कही गई थी। जब आपका m1 m2 क्या थे सेम, m1 m2 m आर सेम,
तो उस केस में क्या था, मिड पॉइंट था, और यहाँ क्या आ गया 5 मीटर आ गया, तो ये शिफ्ट हो गया ना, तो 4 मीटर या सेंटीमीटर से हमारा 5 मीटर की पोजीशन में क्या हो गया, ये शिफ्ट आ रहा है। तो अगर मास बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड द हेवियर पोर्शन, ये वाली बात भी आएगी। करेक्ट, वो इस मैथमेटिक्स से भी हो रहा है। एंड ये ध्यान देना, जो एक्स होते हैं, दिस एक्स वैल्यूज और आर वैल्यूज आर द पोजीशन वेक्टर्स, वो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, इसका भी ध्यान देना होता है। पोजीशन वेक्टर जब होंगे, इवन देयर पोजीशन वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि वेक्टर की बात करिए। तो हम m इंटू एक्स जो लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस टर्म m इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू इट्स पोजीशन वेक्टर, इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, ये वाली बात भी हम लोग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, m इंटू एक्स। मोमेंट एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लीकेशन बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। तो ये एक आइडिया आप रखना, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात आएगी तो वहाँ हम लोग एम आर स्क्वायर की बात करते हैं, तो एम आर स्क्वायर इज सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, और एम एक्स क्या हो गया आपका, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास। तो ये भी एक आइडिया आपका यहाँ पे बनता है। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, जो मैं कह रहा हूँ निगेटिव पोजीशन वेक्टर्स भी आ सकते थे। जैसे मान लो कहीं पे भी, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और हमारे पास एक मास यहाँ पे है, मान लो ऐसे इट इज 2 kg एंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इज हियर -1 0, इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे मेरे पास कोई और मास है, से इट इज 8 kg एंड इट्स कोऑर्डिनेट वैल्यू इज इफ आई से 2 and 0, ऐसे आगे। अब इसका अगर एक्स सेंटर ऑफ मास देखना होगा तो व्हाट आई विल डू, वही देखो 2 इंटू -1 प्लस क्या हो गया आपका 8 इंटू 2 ओवर टोटल मास क्या हो गया 2 + 8, दिस वैल्यू आई कैन से, तो 16 - 2 क्या हो गया 14/10, ये वैल्यू क्या आ गई 1.4 मीटर, ये आ गया। हैवियर पोर्शन की तरफ ये जा रहा है। सेंटर ऑफ मास पोजीशन जैसे आप यहाँ पे देखते, देखो ये -1 है, ये 2 है, तो इसका अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू कहीं लेते तो इधर कहीं आता, और ये 1.4 मोर देन 1 ये जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 and 1, ठीक है। तो आप देखिए तो ये आपका -1 से 0 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 and 1। तो आपके कोऑर्डिनेट पोजीशंस में अगर आप देखें तो ये दिस इज 1 1 and 1, तो 1.5 के आसपास आएगा, यहाँ कहीं आना चाहिए था एग्जैक्ट मिड पॉइंट, बट ये 1.4 इधर चला गया, तो ये इसका मिड पॉइंट है, बट दिस इज फॉर, ये वैल्यू इधर जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कैसे रिजल्ट को हम लोग चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन को हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे, दिस थिंग वी हैव टू सी। करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हम कहीं पे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं, ये शिफ्ट हुआ दी हैवियर पोर्शन, ये चीज़ हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो निगेटिव कोऑर्डिनेट आएगा तो भी हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, तो पूरा यहाँ से यहाँ देखो 3 मीटर का गैप है, तो ये यहाँ पे 1, तो 1.5 पे यहाँ कहीं आता, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ही 1.4 आ गया, तो ये यहाँ पर आ रहा, तो ये आपका 1.4 तो यहाँ कहीं आ गया, तो इसके एग्जैक्ट सेंटर से इधर की तरफ क्या हो, ये शिफ्ट आ गया। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड द हेवियर पोर्शन, यहाँ की बजाय इधर शिफ्ट कर रहा है, तो दिस शिफ्ट इन द पोजीशन डिफाइंस फॉर सेंटर ऑफ मास। तो एक आइडिया, एक अप्रोच इसका भी हमको बनाना होगा। क्लियर। ये हो गया आपका लीनियर बॉडीज में सेंटर ऑफ मास, मैंने कि 2 मासेस थे, 2 पॉइंट मासेस थे, 3 पॉइंट मासेस हैं, वो स्ट्रेट लाइन पर रखे जाए तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन हम कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस वैल्यू, इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं वो भी एक पैटर्न देखते हैं, ठीक है। कई बार मास डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशन होगा, कुछ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के होंगे, कुछ वाई एक्सिस के भी आ सकते हैं, तो ये रिजल्ट भी हम लोग दे सकते हैं। सपोज ऐसे दिस इज योर अरेंजमेंट, अब मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, देखो यहाँ पे एक 1 kg मास मैं रख देता हूँ, दिस इज द 2 kg मास ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल,
this is the 3 kg mass. These masses are at the corners of equilateral triangle. कोऑर्डिनेट पोजीशन द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल मैं कहता हूँ कि ये 4 मीटर है. इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आप मान लो क्या है 0 0. इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 0. और इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस वैल्यू यू कैन सी. साइड लेंथ 4 है तो आप देखिए ये 60 डिग्री आ गया. इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 4 साइन 60. तो 4 साइन 60 अगर देखोगे तो ये आ गया 2√3. और y ये हो गया था आपका दिस इज द y कोऑर्डिनेट. और x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वाले 4 cos 60 हो जाएगा 2. तो 2 and 2√3 ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए. 2 फॉर x एक्सिस एंड 2√3 क्या आ गया y एक्सिस पे ऐसे मिल सकता है. एंड मासेस आर 1 2 3 दे आर नॉट सेम. हैड द मासेस बीन सेम तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ होता है. इट कुड हैव लाइड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. बट हियर इफ आई सी एक्स सेंटर ऑफ मास देखिए फॉर्मूले हम क्या करेंगे. इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे कर सकते हैं. तो दिस वैल्यू आई कैन राइट m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मासेस. आपको कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं तो अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द रिजल्ट. एक्स सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए तो फर्स्ट पोजीशन इट इज 1 इंटू 0. दूसरे का क्या हो गया देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास पोजिशन वहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर 3 मासेस सिस्टम. नाउ यू सी व्हाट इट इज 8 प्लस 6 बाई 6 तो हो गया 14 बाई 6. इट इज 7 बाई 3. तो आपका एक्स सेंटर मास पोजीशन ऐसे मिल गया. इवन जैसे कि आपका पहला जो ओरिजिन था इसके कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए 0 0 है. ऐसे आप वाई सेंटर ऑफ मास देख लो तो वाई सेंटर ऑफ मास में m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हम लोग करेंगे. इससे आपको y सेंटर ऑफ मास पोजीशन भी मिल सकती है. तो y सेंटर ऑफ मास देखो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस नेक्स्ट मास इज 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2√3 ओवर टोटल मास देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इट इज 6. तो आप देखिए क्या होगा 3√3 इंटू क्या आ गया 6 बाई 6 तो ये आ गया √3 मीटर्स. तो √3 मीटर्स इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू एक आ गया 7/3 एंड दिस इज √3. तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज नॉट द ज्योमेट्रिकल सेंटर. ज्योमेट्रिकल सेंटर तब होता हैड द मासेस बीन सेम. अदरवाइज दिस पैटर्न दिस फार्मूला वी कैन सी. तो फॉर 2 डायमेंशनल पॉइंट मासेस हम एक रिजल्ट ऐसे बना सकते हैं. ऐसे 3 डायमेंशन में भी हो सकता है. देयर कैन बी द जेड कोऑर्डिनेट ऑल्सो. तो जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी हम लोग रिजल्ट बनाएंगे कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन कैसे शिफ्ट करती है. समझ गए. तो जनरल फार्मूला आप याद रखें फॉर जेड एक्सिस का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो अकॉर्डिंगली आई विल राइट इट m1 z1 प्लस m2 z2. अगर n मासेस हैं तो mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ये mn वैल्यू आ जाएगी. y सेंटर ऑफ मास जैसे निकालना है फॉर n पॉइंट मासेस इट इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn ओवर ये वैल्यू क्या आ गई आपकी m1 प्लस m2 प्लस mn कर सकते हैं. द सेम वे एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा हमने y एक्सिस पे लिखा दिस 2 वैल्यूज आई हैव रिटन. द सेम थिंग आई कैन गो फॉर द एक्स एक्सिस ऑल्सो. हम एक्स एक्सिस पे भी इन वैल्यूज को लिख पाएंगे. समझ गए. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ फॉर एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ये mn वैल्यू ऐसे आ जाएगी. ठीक है. तो एक तरीका एक अप्रोच यहाँ पे क्या मिलता है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मासेस ऐसे आ सकता है. इसमें मैं एक और बता सकता हूँ. जैसे मान लो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स अगर कहीं पे आ जाए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखो मैंने एक आइडिया लिया कि ये मान लो ऐसे था कोई स्क्वायर है.
स्क्वायर में मास मैं यहाँ देता हूँ, से 1 kg है, यहाँ पे देखो 2 kg मास है, हियर द मास इज 3 kg and here the mass is 4 kg. Same masses are like this at the corners of square. This example I am taking कि जहाँ पे x और y नेगेटिव भी आ सकते थे। तो ये मान लो ये ओरिजिन आपका 0 0, साइड लेंथ फिर से मैं मान लेता हूँ 4 है, तो 4 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट वैल्यू मैं मान लेता हूँ क्या है, -1 ऐसे कर लो। और साइड लेंथ इज 4 मीटर, साइड लेंथ इज 4 मीटर, तो 4 मीटर है तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। -1 से तो क्या हो गया 3 हो गया प्लस, और y में क्या हो गया -1, ऐसे आ गया। सिर्फ 2 की जगह देखो तो यहाँ से आ गया 3, ऊपर भी 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 and 3। इसका कोऑर्डिनेट देखिए तो इसका आ जाएगा -1 फॉर x एंड फॉर y इट इज 3। आई हैव रिटन द कोऑर्डिनेट पोजीशंस ऑफ ऑल द 4 पॉइंट masses ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर वेयर 4 masses of 1 2 3 4 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। कनेक्टिंग रॉड दे डू नॉट हैव एनी मास। तो यहाँ पे हम लोग इसका x सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे और y सेंटर ऑफ मास वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेम वे जो तरीका होगा, अप्रोच होगा वो, अगर मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक पे ले चलूँ तो मैं कहूँगा कैसे 1 × -1 प्लस देखो 2 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × -1 ओवर टोटल मासेस 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 आ गया। ऐसे ही हम y सेंटर ऑफ मास भी लिख लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशंस फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशन में, सॉरी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में लिख दिया, और एक चीज मैंने यहाँ पे और बताई कि वंस वी आर राइटिंग दिस रिजल्ट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो आपके आ रहे हैं वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं कब होगा, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, और वहाँ पे आपको इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में सेंटर ऑफ मास पोजीशन डिसाइड होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसे वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आप खुद लिख सकते थे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस वर द थिंग्स जहाँ पे हमारे पॉइंट मासेस जो थे डिस्क्रीट थे। डिस्क्रीट मतलब कि नॉट कंटिन्यूअस, में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट मासेस थे, तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर बना पाते हैं। अब ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे सेंटर पॉइंट मास दे आर नॉट डिस्क्रीट, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेंटर ऑफ मास कैसे देखेंगे, ये भी बात होती है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस थिंग ऑल्सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस फॉर द कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो जब कंटिन्यूअस मास होगा तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। तो हमारे पास जो एक्स सेंटर ऑफ मास पोजीशन जैसे यहाँ पाया था, तो मैं इसको अगर लिखता तो मैं क्या लिखता, समेशन ओवर आई की वैल्यू 1 to n mi(xi), मैं ऐसा लिख सकता था, ओवर समेशन ओवर mi इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे हम लिख सकते थे। देखिए समेशन ओवर mi(xi 1 to n, समेशन ओवर mi, I इज द वेरिएशन फ्रॉम 1 to n एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट मासेस। अगर कंटिन्यूअस होगा देन n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी इन कंटिन्यूअस मास, इन कंटिन्यूअस मास में n की वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस मास में जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा, तो इनफाइनाइट समेशन क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट समेशन इसी इंटीग्रेशन। और अब जो mi था, m1 m2 m3, हर मास बहुत छोटा हो गया। हर मास जब बहुत छोटा गया तो एवरी मास इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल जब मास हो गया तो एवरी मास इज dm, बहुत छोटा मास इज dm। तो हम कह सकते हैं कोई m मास टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dm लिखते हैं। सबसे छोटा मास इज dm फॉर द डिफरेंशियल एलिमेंट। तो सबसे छोटा मास इज, ऑल द छोटा मासेस आर आइडेंटिकल। तो मैं यहाँ पे इसको जो फॉर्मूला जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, और ये क्या हो गया dm। तो समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, समझ गया, x इंटू dm। dm हर छोटा मास है और x इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट dm मास टेकन ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm। हम एक तरीका, एक अप्रोच बनाते हैं फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में, समझ गए। तो ये ध्यान देना। तो
जब भी कंटिन्यूअस होगा तो हम ये टर्म लिख पाएंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो x है, दिस x इज पोजीशन वेक्टर ऑफ dm मास। dm मास जो था पोजीशन वेक्टर, और dm1 जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई मास dm1 इक्वल टू dm2, जो भी छोटे मासेस थे dm3, ये dmn, सब लोग इक्वल हो गए। इसको हम क्या नाम देते हैं, dm। ऑल दी मासेस आर dm ईच। तो वो कोई हर एक को हम आइडेंटिकल ऐसा बना लेंगे। तो ये भी फार्मूला आपका चलता है। तो mi जो था वो dm हो गया और इंटीग्रेट की बात आ जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस आते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ कि मान लो कि मास इन लीनियर बॉडीज। तो लीनियर बॉडीज में जब मास होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे, रिजल्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लीनियर बॉडीज में देखो, मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई एक रॉड है, दिस रॉड, इस रॉड का लेंथ क्या है, L है, इस पे मास जो है टोटल मास इज M, टोटल मास इज M। इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी फाइन एलिमेंट्स ऑफ डीएम मास। यहाँ पे कोई डीएम मास ऐसा आ सकता है, कोई यहाँ पे एक डीएम मास आएगा, तो डीएम मासेस अलग अलग वैल्यू के आ सकते हैं। अब इस डीएम मासेस को अगर हम देखें तो आप देखो हर एक का जो एक्सटेंशन होगा, छोटा एक्सटेंशन होगा dx, तो dx एक्सटेंशन में कितना मास होगा उसके हिसाब से हम लोग देखना पड़ेगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि इन द एल लेंथ मास इज m। तो आप देख सकते हो यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में मास कितना होगा, m/l। तो dx छोटे लेंथ में जो मास आएगा वो क्या आ जाएगा, m/l इंटू dx। तो dx लेंथ, हर एक छोटे लेंथ में जो मास आएगा वो हम लोग m/l इंटू dx ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू फॉर dm मास। तो dm मास को लिखने का एक तरीका क्या है, dm इज m/l इंटू dx, लीनियर मास डेंसिटी इंटू दिस। तो ये एक पैटर्न आपको मिलेगा। हमको एक फंक्शन भी कई बार होता है कि कई बार ये मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट और मे नॉट बी कांस्टेंट, वो सारे फॉर्मुलेशंस भी हमारे बनेंगे, करेक्ट। तो उसका एक तरीका मैं लेता हूँ कि एक यूनिफॉर्म मास है, तो यूनिफॉर्म मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो जनरली आप देखते हो कोई एक रॉड है यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लगेगा। कोई मीटर रॉड है, यू टेक एनी मीटर रॉड, यू पुट इट, यू कैन हैंग इट फ्रॉम द एग्जैक्टली फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो जिस किसी भी अरेंजमेंट में हम सिंगल पॉइंट से बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, तो वही इसका पोर्शन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। जिम्नास्टिक्स में वो लोग काफ़ी जो एथलीट्स होंगे, द जिम्नास्ट पीपल, दे यूज दिस प्रॉपर्टी कि अब सिंगल हैंड पे पूरा वेट बैलेंस कर लिया, लाइक दैट ना। तो जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ तो पूरा वेट अपने सिंगल पैर पे बैलेंस कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो वो टोटल मास एक सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ फील होगा। जिम्नास्टिक में और ज़्यादा चीज़ यूज की जाती है ना, ऑल दिस थिंग्स दैट वी सी। तो कंटिन्यूस मास में भी हम ये डीएम मास के हिसाब से लीनियर बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज और 3 डायमेंशनल बॉडी में भी उसका एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो थोड़ा एक कोशिश करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास पोजिशन फॉर लीनियर बॉडीज। तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस आई एम टेकिंग एज दिस यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ मैं ले लेता हूं L एंड मास लेता हूं M। इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। तो जस्ट सी, तो मेरे पास एक रॉड आ गई, जस्ट सी ऐसे, और मैं इसका एक एंड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे से रख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे इसको एक्सटेंड कर दिया, दिस इज दी एक्स एक्सिस। समझ रहे आप, इस पोजीशन को मैं लिख दूंगा क्या, 0 एंड 0, करेक्ट, इट इज लाइक दिस। तो 0 एंड 0 करते हुए मैंने ये बात यहाँ पे लिखी। अब इसका टोटल मास m है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, कोई एक dm मास लूँगा। ये देखिए dm मास, dm मास का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, आई विल टेक इट टू बी x, और छोटा सा एक्सटेंशन जो इसका है dx, dx इज द स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ dm मास, dx इज द स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ dm मास, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। तो dm मास में अभी जैसे पहले लिखा था, क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। ये एक तरीका है कि dm को हम सिंगल वेरिएबल dx के फॉर्म में, x के फॉर्म में कैसे ले जाएं, वो मैंने दिया। फॉर्मूला क्या था, देखिए, x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई dm, दिस वैल्यू आई कैन राइट। और dm को देखो x वेरिएबल है तो हम इसको उसी फॉर्मूले ही चलते हैं, x के फॉर्म में। x dm को लिख दिया मैं m/l इंटू dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm। इस dm को मैं ऐसे लिख सकता था क्या, फिर से आप लिख दिए m/l इंटू dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से l तक। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से l तक। तो x सेंटर ऑफ मास पोजीशन आपको ऐसे यहाँ पर मिल सकता है।
तो अब देखिए व्हाट आई हैव m बाई एल, तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो गया, ऊपर में आ गया x dx, 0 से l तक इंटीग्रेट करिए, नीचे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। इफ आई इंटीग्रेट द वैल्यू इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट ले लो आप 0 से l तक, नीचे आ गया इंटीग्रेशन का dx का x आ गया, फिर से इसको ले लो 0 से l तक। इफ आई सॉल्व एंड पुट द वैल्यू, तो ये क्या आ गया आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी l बाई 2। तो मिड पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे हम लिख सकते थे। ठीक है, एक तरीका, एक अप्रोच सेंटर ऑफ मास को निकालने का ये है। अब सम टाइम मान लो कि रॉड कुछ ऐसे आ गया, जैसी ऐसा कोई रॉड है, अब देखिए दिस लीनियर मास डेंसिटी इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। अब क्या किया जाए भाई, ये भी आ सकता था, यहाँ तो ठीक है कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर लाई कर गया। मान लो समथिंग लाइक दिस, और इसका लेंथ मैं लेता हूँ से इट इज 4 मीटर्स। तो इसका मैं प्रूव कर सकता हूं कि इस केस में जब लीनियर मास डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मान लो मैं कहता हूं यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ इसका जो है वो 2 + 3x है, इट इज नॉट कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। तब इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन हम लोग कैसे देखें, देखो 2 + 3x दे दिया गया, इट इज नॉट कांस्टेंट, और इसकी लेंथ 0 से 4 मीटर तक जा रही है, तो हम कैसे रिजल्ट पाएंगे, तो जस्ट सीख। अगर मैं इसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, देखिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से देखो एक्स डी एम, एक्स हम लोग क्या लिखेंगे डी एम। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे भी डी एम मास में क्या लिखूंगा, इफ आई राइट हियर, तो डी एम मास इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को हम कई बार लैम्डा भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी, करेक्ट। इसको हम m बाई एल भी लिख पाते हैं, इट में वैल्यू में रिमेन कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट। तो हम x dm जब लिखेंगे तो dm ये हो गया x इंटू डी एम, वो इंटीग्रेशन ऑफ dm, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा। अब dm को m बाई एल इंटू डी एस लिख दो, ये dm जो फार्मूले में है ये हमें क्या लिखूंगा m बाई एल इंटू डी एक्स, दिस ऑल्सो लैम्डा इंटू डी एक्स, दिस फार्मूला दिस अप्रोच आई कैन डू, करेक्ट। अब आप देखिए इसको रखिए, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ x dm क्या हो गया, तो 2 + 3x इंटू डी एक्स, वो इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू क्या आ गई 2 + 3x इंटू डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इस टर्म का हम लोग लिख पाएंगे। इफ आई गो लाइक दिस, थोड़ा देखिए चेक करिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपको, यहाँ पे देखो एक्स सेंटर ऑफ मास पोजीशन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज 2x + 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3x इंटू डी एक्स है लिखा जा रहा है। जस्ट सी इंटीग्रेट करूंगा तो आप जानते हो जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन किसी टर्म का जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m इंटू डी एक्स क्या होता है, x⁻m + 1 ओवर m + 1 प्लस c कांस्टेंट हम लोग लिख पाते हैं। c कांस्टेंट वी राइट वेन एवर देयर इज नो अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंशन, का मेंशन होगा तो हमको c लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक। आई विल नॉट राइट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यूज, सो आई विल राइट इट एज, देखिएगा 2x² 2, x dx का क्या हो गया, x dx का क्या हो गया x² 2, ऐसे x² ds का क्या होगा s³ 3 प्लस s³ 3, 3 इंटू 3 ये टर्म ऐसे आ गए, नीचे क्या आ गया वैल्यू देखिए 2 इंटू डी एक्स, ये 2x आ गया, और क्या होगा 3x² 2 प्लस 3x² 2 हम लोग लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा टर्म मैं एडजस्ट करूंगा, 2x प्लस 3x² 2, ये बार बार आ जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से लिख दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लाके इंटीग्रेट करके डिटेल बताता हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी, बस ये याद रखना। ठीक है, तो मैं इस वाले केस में प्रूफ करूंगा कि सेंटर ऑफ मास इसका एग्जैक्टली 2 पे नहीं होगा, 2 से थोड़ा आगे होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो 2 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, तो कितना शिफ्ट करेगा दैट वैल्यू आई कैन राइट। हाउ इट इज बीइंग शिफ्टेड टू द हेवियर पोर्शन, वो कंडीशन हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखो चेक करो, तो एक्स सेंटर ऑफ मास, मैं फिर से इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या होगा एक्स डी एम क्या हो गया था 2 + 3x
into dx. Again I am writing integration of, it is 2 plus 3x into dx. Just see the values. ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या हो गया 2 प्लस 3x इंटू dx. जस्ट सी the limit values, it is 2x square by 2 plus 3s cube by 3 over 2x plus 3x square by 2. लिमिट डाल देंगे हम लोग 0 से 4 तक, यहाँ भी डाल देंगे हम लोग 0 से 4 तक. जस्ट सी द वैल्यूज. अब हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिक्स कर सकते हैं. तो जस्ट सी x सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, वो हम निकाल सकते हैं. तो देखिए ये आ गया x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और लिमिट डाल दो इसको 0 से 4 तक ओवर नीचे देखिए तो हो गया 2x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर. द वैल्यू इज ऊपर देखेंगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब ओवर दिस इज 0 to 4 यहाँ भी आएगा तो 2 into 4 प्लस तो क्या होगा 3/2 into 4 का स्क्वायर हो गया 16 लाइक दिस. तो देखो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4 into 4 into 64 प्लस 16 हो गया 80 ओवर ये देखिए कितना टर्म आ गया. दिस वैल्यू इज 8 प्लस 24 ना 16 into 3 48 बाई 2 कितना आ गया 24. तो आपका जो यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास पोजीशन आ रहा है इफ यू सी दिस द वैल्यू इज 80 ओवर 32 ना. ये रिजल्ट आ गया आपके पास. तो व्हाट वैल्यू यू कैन गेट 16 5 जा 80 16 2 जा 32 ये आ गया 2.5 मीटर्स. तो 2.5 मीटर्स वैल्यू आ गई देखिए सेंटर ऑफ मास की. तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज शिफ्टिंग नॉट 2 इट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 2.5 2 से ये 2.5 की तरफ शिफ्ट कर गया. तो डेल्टा एक्स अगर देखोगे तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट किया 0.5 मीटर से कर गया. तो 0.5 मीटर फ्रॉम द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड तो उधर की तरफ शिफ्ट ये मिल रहा है. तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन इट चेंजेस. लीनियर बॉडीज में मैंने यहाँ पे इसको बताया. तो कोई रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास ऐसे हमने निकाल सकते थे. ठीक है ना. वेरिएबल मास है तो भी और अदर वे ऑल्सो आई कैन सी. एक तरीका फॉर द सेंटर ऑफ मास नॉट सो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड तो भी निकाला जा सकता है. बट वी शुड हैव द प्रॉपर मैथमेटिक्स कि उसको हम कैसे एलिमेंट ले रहे हैं. एलिमेंट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लीनियर बॉडीज ने हमने यहाँ बता दिया. ऐसे देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ रिंग का. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग एलिमेंट. तो किसी रिंग एलिमेंट का भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो रिंग में तो मास क्या है लीनियर तो है लेकिन 2 डायमेंशनल प्लेस्ड है. तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. दैट वैल्यू आई कैन सी कि कोई रिंग देखिए दिस इज द रिंग और रिंग का ये सेंटर आ गया तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. तो अब आप यहाँ पे 2 डायमेंशनल पोजीशन इसका देख सकते हो कि मतलब कि इसमें एक्स एक्सिस पे भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड वाई एक्सिस पे भी है. तो रिंग का जो टोटल मास में मान लेता हूँ m है और रेडियस ऑफ द रिंग इज r ना. रेडियस r है टोटल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिंग. तो आप कोई भी पार्टिकल का मान लो यहाँ पे हम लेते हैं कोई dm मास है. इस dm मास को एंगल थीटा पर अगर मैं लिखता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू कुछ x और y हमको मिल सकता है. तो dm मास का x y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो रिंग में जब मास की बात आती तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर यूनिफॉर्म रिंग है. इफ आई से दिस इज अ यूनिफॉर्म रिंग तो यूनिफॉर्म रिंग में देखोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट लाइज एग्जैक्टली एट इट सेंटर. इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा. करेक्ट. इसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ इफ दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली एट 0 पे ही होगा. तो एग्जैक्टली 0 पे होगा तो उसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं. समझ गए. वी कैन प्रूव इट विद मैथमेटिक्स ऑल्सो. कैसे. अब देखिए कोई डीएम मास लेंगे तो एवरी डीएम मास इज ऑफ सेम वैल्यू. उसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख दिया एक्स एंड वाई. अब हम यहाँ पे वेरिएबल जो लेंगे वो थीटा के टर्म में ले सकते हैं. तो थीटा के टर्म में जो वेरिएबल आता है तो आप देखो एक्स
एक्स को मैं लिख दूंगा आर का कॉस थीटा वैल्यू और वाई को क्या लिख दूंगा आर का साइन थीटा। मैं सिंगल वेरिएबल फॉर्म में इस रिजल्ट को ले जाऊंगा, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल फॉर्म में उसको ले जाना, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कैसे ले जाएंगे वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को मैंने एक सिंगल टर्म में क्या ले दिया आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की तरफ से लिख दिया, ठीक है। तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के फॉर्म में हमारे फॉर्मेशंस आ सकते हैं। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में एक सिंगल वेरिएबल ले जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो डीएम मास होगा, इस डीएम मास को मैं क्या लिखूंगा मास ओवर टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, वो क्या हो गया 2 पाई आर ना, मास ओवर 2 पाई आर इंटू छोटा लेंथ। तो छोटा लेंथ को थीटा के फॉर्म में लिखो, तो ये एंगल थीटा था, तो ये छोटा एंगल क्या होगा डी थीटा हो गया। तो दिस स्मॉल लेंथ इज आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। देखो मैं क्या लिख दिया वैल्यू एम ओवर 2 पाई आर और ये टर्म क्या लिख दिया मैंने आर डी थीटा। तो डीएम मास यहाँ पे एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, तो क्या हो गया एम ओवर 2 पाई इंटू डी थीटा, इट इज द डीएम। तो डीएम वैल्यू को एम ओवर 2 पाई इंटू डी थीटा में लिख पा रहा हूँ। देखिए एम ओवर 2 पाई मास पर यूनिट एंगल वह छोटा एंगल डी थीटा से मैं लिख दूंगा। तो एक तरीका है कि मैंने एंगुलर पोजीशन में सिंगल वेरिएबल में इसको ले गया। तो जब भी हम इंटीग्रेट करें तो हम लोग सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन में इसको वैल्यू ले जा सकते हैं। अब इसका एक्स सेंटर ऑफ मास देखना होगा। एक्स सेंटर ऑफ मास में क्या करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास पोजीशन में। अब एक्स की बात क्या लिखोगे आर कॉस थीटा, तो इट इज आर कॉस थीटा और डीएम को मैं क्या लिख दूँ डीएम इज देखिए एम बाई एम ओवर 2 पाई इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया। नीचे भी डीएम क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एम ओवर 2 पाई इंटू डी थीटा, वट इज दिस। अब आप क्या देख सकते हो m बाई 2 पाई जो टर्म है दे आर कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, तो दिस x सेंटर ऑफ मास इज m ओवर 2 पाई इज कांस्टेंट, r बाहर आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ओवर यहाँ देखिए तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो गया डी थीटा, मैंने m ओवर 2 पाई को कांस्टेंट मान लिया। cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन इज साइन थीटा r साइन थीटा ओवर ये थीटा आ गया। लिमिट डाल दो, पूरे सर्किल में कितना आ गया एंगल 2 पाई रेडियंस। तो दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन 2 पाई क्या होता है साइन 360 डिग्री 0 और साइन 0 भी 0। तो वैल्यू क्या आ गई देखिए आपके पास r टाइम्स साइन 2 पाई माइनस साइन 0 ओवर ये 0 टर्म ऐसे आ गया आपका ना। मैथमेटिकली अगर मैं देखता हूँ तो ये अगर मैं लिमिट एफ रखा तो ये टर्म आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 0। ये अनडिफाइंड सा तो लग रहा है लेकिन ये अपर वैल्यू जैसे यहाँ देखो ना, और डी थीटा को हमने थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी 0 टू पाई, हाँ तो ये पाई आ गया, तो नीचे आपका पाई आएगा नॉट 0 इट इज पाई। तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन पाई से ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमारा जो एक्स सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 0 आ गया। सेम ही आप वाई सेंटर ऑफ मास जाओगे तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 0। तो मैंने देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इन द केस ऑफ रिंग द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज एट द सेंटर ऑफ रिंग, करेक्ट। और मैथमेटिक्स से भी प्रूव किया, ज्योमेट्रिकली भी हम ऐसा कह सकते थे। हाँ, हैड द मासेस बीन नॉट कांस्टेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमको फंक्शन ऑफ थीटा में उसको इंटीग्रेट करके ले सकते थे। यस, बट दैट फंक्शन वैल्यू वी शुड नो कि कहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो एक ये भी तरीका है कि हमने रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाली जाती है। सिंगल माने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन में भी एक तरीका है देखने का सेंटर ऑफ मास का। तो दिस थिंग वी हैव। अब सेंटर ऑफ मास पोजीशन जो हम निकाल रहे हैं, ये वैल्यूज जो निकाल, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास जब भी आपको निकालना हो तो यू शुड बी मैथमेटिकली वेरी स्ट्रांग। मतलब मैथमेटिकली आपको वो एलिमेंट कैसे लेना है, मास पर यूनिट लेंथ में ले जाएंगे, मास इन एरिया भी कई बार लिया जाता है, मास इन वॉल्यूम भी लिया जाता है। तो सिंगल स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो दैट वैल्यूज वी हैव टू सी कि हम कैसे एलिमेंट को लें,
तो एक बेसिक आइडिया को समझा दिया कि हम सेंटर ऑफ मास में ये वाला ही अप्रोच बनाते हैं। अब उसको अप्लाई करते हुए वी कैन डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ टेकिंग द एलिमेंट्स लाइक दैट। तो उसको भी मैं जैसे कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास है या स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी वैल्यूज कैसे इंटीग्रेट करके ली जाए वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आई कैन टेल दैट थिंग इन डिटेल कि हम कैसे इंटीग्रेट करके डिस्क का या रिंग स्फीयर का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का भी निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आते भी हैं और एक आइडिया है, कुछ के तो हम याद भी कर सकते हैं, वो याद भी रहनी चाहिए, और कुछ बेसिक मैथ उसके पीछे क्या होती है वो भी जानना जरूरी है। तो इसको करिए। और वन थिंग आई विल से कि द स्टूडेंट्स इन द 11th क्लास जो हैं वो मैथमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एलिमेंट कैसे लेना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है। एलिमेंट लेने का बेस्ट वे जो तरीका है कि ये 2 चैप्टर जो होंगे आपके सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, मैथमेटिकली आपको एक आइडिया मिल जाता है। उस पर प्रैक्टिस करना होता है, तो वो प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है जब भी हम करें तो ये चीज़ ध्यान देना कि ओवर द पीरियड हम कैसे अच्छा कर पाएँ। तो फिजिक्स में या साइंस में कॉम्पिटिशन्स में, चाहे जेई है, चाहे नीट है या बोर्ड एग्जामिनेशन है, अब एवरीथिंग इज गोइंग कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन बनाना है। तो उसमें आप क्वेश्चन का सलूशन तुरंत मत देखो, यू शुड टेक ए पॉज ऑफ 15 to 20 मिनट्स बिफोर रिफरिंग टू द सोल्यूशन। शुरू में लगेगा कि आप टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विद 1 month 2 month of this practice की taking a pause and hold yourself before referring to the solution, 2-3 महीने में आपको अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो एक अप्रोच है, तरीका उसको बनाइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे फॉर द इंटीग्रेशन, और 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कैसे होगा उसको बताऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय।